In the previous class, we started with the concept of similarity and congruency. That was chapter number 12 of our syllabus sequence. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये समझना है कि पेपर वन पेपर टू में इसका शेयर क्या है और कैसे डिवाइडेड होता है। तो यूजुअली पेपर वन में ही आता है सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी अराउंड 3 to 4 मार्क्स का। अगर पेपर वन में नहीं आएगा तो फिर एक क्वेश्चन एज अ सब्सिक्वेंट क्वेश्चन पेपर टू में लगा होता है फॉर 3 मार्क्स, एंड दैट इज वेरी रेयर। पेपर वन में ही आता है यूजुअली, बहुत रेयर केसेस में आपको पेपर टू में नजर आएगा। तो अब आ जाते हैं सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स पर। पहले हम प्रीवियस लेक्चर में ये कवर कर चुके हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं और फिर आगे चलेंगे कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। तो सिमिलर फिगर्स की लॉजिक ये है कि आपके जो शेप्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकली सेम होंगे, लेकिन with respect to their length or with respect to their dimension they would be different. तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर होना सिमिलैरिटी को डिफाइन करता है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है? दैट देयर साइजेस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। लाइक वी हैव द फर्स्ट पेयर ओवर हियर, जहां पे आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एंड बोथ ऑफ दीज राइट एंगल ट्राइंगल्स आर ज्योमेट्रिकली सेम बट देयर साइजेस आर डिफरेंट, व्हिच मेक्स देम अ प्रॉपर सिमिलर शेप। तो ये दोनों एक प्रॉपर सिमिलर शेप है because they have got the same geometrical properties but different sizes. In the next pair we have a triangle and a rectangle. So this is evident कि ये geometrically same नहीं है और ना ही इनका size जो है वो consider किया जाएगा अब, क्योंकि सबसे पहली प्रॉपर्टी है geometrically same होना। अगर geometrically same है तभी हम size की तरफ जाते हैं, अगर geometrically same नहीं होगा तो हम size को भी इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक पेयर राइट एंगल ट्राइंगल्स का दोबारा से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेप्स हैं वो ज्योमेट्रिकली सेम है लेकिन दे हैव बीन रोटेट कर दिए गए हैं। तो इस केस में क्या होता है दैट योर शेप्स आर कंसीडर्ड टू बी सेम और सिमिलर बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेम है, साइज डिफरेंट है और ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो अगर शेप रोटेट हो जाए या शेप फ्लिप हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द ओनली थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस इज दैट देयर साइजेस मस्ट बी डिफरेंट एंड देयर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज शुड बी सेम। तो ये हो गया आपका सिमिलर प्रॉपर्टीज का इनिशियल कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं फॉर्मूलाज की तरफ। सो वी हैव गॉट सिमिलर फिगर्स एंड देयर कैलकुलेशंस, जो कि हमने काफी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। सबसे पहले आपको बताया गया था एक फॉर्मूला जो था L1/L2 इज इक्वल्स टू L1/L2। अब यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट साइड है वो फिक्स है, बिल्कुल इट इज फिक्स्ड एज L1/L2। अब इसने चेंज नहीं होना है। राइट साइड पे हम डिफरेंट चीजें लेकर आते रहेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पर जो L1/L2 आपको नजर आ रहा है इसने चेंज नहीं होना। थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट सिमिलर फिगर्स, लेफ्ट साइड टिका रहेगा, जमा रहेगा, इसने नहीं हटना है। तो अब अगर मैं लेंथ का रेशियो यूज करना चाहता हूं तो मैं लेफ्ट साइड पर तो L1/L2 ही रखूंगा और राइट साइड पे क्या लेकर आ जाऊंगा L1/L2। अब मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपने यूज करनी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और साथ में डिफाइन करना होता है शेप्स को बाय देयर नंबर्स। तो हमारी जो पहली शेप है, जो पहला ट्राइंगल है, इसमें आप देखें इन द वेरी सेंटर आई मेंशनड इट एज माय फर्स्ट फिगर। तो ये हमारी पहली फिगर हो गई है और दूसरा ट्राइंगल हमारी दूसरी फिगर हो गई है। सो L1s would be coming from the first shape and L2s are going to come from the second shape. Once we are clear with this, तो अब हमने यूज करनी है अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक लेंथ यहाँ पर मौजूद है एज 12। So I have used 12 from the first shape as my L1 over here. अब 12 से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास कौन सी थी? 12 से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी थी, कोई बता सकता है? Which one is the corresponding side from 12? दूसरे शेप में हमारे पास 12 से कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया है 3। तो अब हमने 12 से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 3 को पिक करना है फ्रॉम द सेकंड शेप और उसको हम लिख देंगे एज माय L2। तो ये हो गया हमारा L2 ऑन वन साइड। 12/3 L1/L2 का फर्स्ट रेशियो हो गया है कंप्लीट।
The second one is going to be L1 again from the first shape which is going to be unknown, जो कि हमें फाइंड करना है, और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास L2 कितना है 4। तो अब मुझे L1 मिल गया है एज x और L2 मुझे मिल गया है एज 4। नाउ आई जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मुझे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको करना है सॉल्व। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर निकालने का काम आप लोगों का है। इसको जरा ट्राई करें एंड लेट्स सी व्हाट्स योर आंसर। ऑल ऑफ यू नीड टू डू दिस एंड सी व्हाट्स द आंसर कमिंग अप। You need to find the value of x from here. Any one of you who has got the answer? Okay, so we have our first answer as 16 and as we can see over here, हमने जो previous lecture में working की थी वो भी 16 ही थी। तो इसमें आंसर आपका आ जाना चाहिए था 16। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लॉजिक सेम है और यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द लेंथ। तो आप लेंथ का ही रेशियो यूज करेंगे। लेफ्ट साइड पर तो L1 ओवर L2 फिक्स है, राइट साइड पर आपने रखना है L1 ओवर L2 क्योंकि आप लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू शफल अप द प्लेसेस, वैल्यूज को सही पोजीशंस पे रखना है और फिर फाइंड करना है अपना अननोन लेंथ। तो आपने क्या करना था, सबसे पहले शेप्स को डिफाइन करना था। सो आई हैव डिफाइंड द फर्स्ट शेप एज माय लार्जर वन एंड द सेकंड शेप एज द स्मॉलर वन। तो L1 L2 अब हमने डिफाइन कर दिए हैं कि कहां से आएंगे। तो L1 सबसे पहले मैंने उठाना है 20। सो आई हैव प्लेस्ड L1 एज 20 ओवर हियर। 20 से कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था यहाँ पर क्योंकि हमारी जो शेप है वो रोटेट हो चुकी है। As you can see, the first triangle was like this, while the second one is upside down. तो opposite हो गया है हमारा second shape. So the longer length over here is 20, and over here it is going to be 5. तो थोड़ा सा आपने judgmental रहना है यहाँ पे और ये जज करना है कि कौन सी लेंथ किस लेंथ के साथ corresponding है। तो you have got 20 from the first shape and you have got 5 from the second shape. ये आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई हैं। यू जस्ट नीड टू पुट देम इनटू द फर्स्ट रेशियो। उसके बाद आपके पास सेकंड शेप या सेकंड लेंथ है 16 फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइंगल एंड फ्रॉम द सेकंड ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है x। सो वी हैव गॉट 16 फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइंगल एंड x एज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड फ्रॉम द सेकंड ट्राइंगल। अब अगेन आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई और फाइंड करना है x को। So we have got 20 with x over here and 5 with 16 on the right side. आप सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। So the answer is turning out to be 4. इसमें एक ट्रिक भी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। लाइक अगर 1 मार्क के लिए आ जाता है ये क्वेश्चन तो आप स्ट्रेट अवे अपना आंसर निकाल सकते हैं। How we gonna do this is that we first of all need to check और फर्स्ट लेंथ विच इज 20। अब आप अगर 20 को देखें तो 20 के अगेंस्ट में हमारे पास साइज कितना हो गया है, अब 5 हो गया है। सो 20 हैज रिड्यूस टू 5 यानी कि डिवाइड बाय 4 हो गया है। द सेम विल गो ओवर देयर। 16 को भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। सो 16 डिवाइड बाय 4 इज राइट अवे गोइंग टू गिव यू द आंसर एज 4।
द सेम गोज ओवर हियर। यहाँ पे भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अपनी साइड्स के साथ, दैट यू हैव गॉट 12 ओवर हियर विच इज रिटर्निंग 3, यानी कि यहाँ पर भी हमारा जो 12 है वो डिवाइड बाय 3 हो रहा है सॉरी डिवाइड बाय 4 हो रहा है, टू गिव द आंसर एज 3। 12 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं। या आप अगर ऑपोजिट से देखना चाहें तो 3 को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं। सो लाइक 3 टाइम्स 4 वुड गिव यू 12 और 12 डिवाइडेड बाय 4 वुड गिव यू 3। तो दोनों तरीकों से आप देख सकते हैं। नाउ वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर एट 4 एंड आई नीड टू फाइंड द अदर साइड। मुझे दूसरी साइड फाइंड करनी है, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लार्जर साइड फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करके हमने 12 गेन किया था, वी विल मल्टीप्लाई 4 विथ 4 टू गेन 16 ओवर हियर। तो यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा राइट अवे, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट कैलकुलेशन और वर्किंग। तो ये एक इसका शॉर्टकट है। लेकिन अगर ये आ जाता है 2 मार्क्स के लिए तो फिर शॉर्टकट यूज नहीं करना है, फॉर्मूला लाजमी लिखना है फिर, क्योंकि मार्किंग स्कीम्स मैंने आप लोगों को याद करवाई हैं। आप लोगों को बार बार बताता रहा हूं दैट इफ यू हैव 1 मार्क क्वेश्चन तो 1 मार्क सिर्फ आंसर का है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मार्क इज फॉर फॉर्मूला, सेकंड इज फॉर आंसर। 3 मार्क्स में फर्स्ट मार्क फॉर्मूला, सेकंड वर्किंग एंड थर्ड फॉर आंसर। तो इस तरीके से डिवाइडेड होती है मार्किंग स्कीम। 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली ट्रिक लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि रिलेट करता है एरियाज से। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है दैट आई एम डीलिंग विद एरियाज। तो हमने लेफ्ट साइड को तो रखना है एज इट इज, L1 ओवर L2 ही रहेगा वो, लेकिन राइट साइड पर क्या आ जाएगा, एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2। नाउ देयर कम्स अप अ प्रॉब्लम विद एरिया, कि एरिया का यूनिट होता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। तो हमने लेंथ के ऊपर क्या लगाना है, फिर स्क्वायर लगाना है, सो दैट द यूनिट्स गेट बैलेंस्ड आउट, ताकि यूनिट्स बैलेंस कर सकें हम। लेंथ सेंटीमीटर्स में होती है जबकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर्स में होता है, तो स्क्वायर हमने फिर लेंथ के ऊपर लगाना है। नाउ वी हैव गॉट द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, अगेन अपनी शेप्स को पहले डिफाइन करना है। लाइक आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस वन एज शेप 1 एंड द अदर वन एज शेप नंबर 2। तो अब मेरे पास 2 शेप्स आ चुकी हैं। I've got my first length as 40, so I'll have L1 as 40, और उससे corresponding हमारे पास L2 आ जाएगा as 8। Now we are going to put in the values of 40 and 8 at their respective places। साथ में ही हमने areas को भी put in करना है। So the first area is going to be from the first shape, which is 125, and the area of the smaller shape, the second shape, is unknown। तो वो हमने करना है find। Now there's a problem over here कि हमारे जो numbers हैं वो काफी बड़े हैं और साथ में स्क्वायर भी लिखा हुआ है। तो 40 और 8 का स्क्वायर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मुझे अच्छे स्कूल में स्क्वायर याद नहीं करवाए गए। ना ही ये बताया गया कि हमारे सिलेबस में परफेक्ट स्क्वायर्स 16 तक याद होने चाहिए, तो हमें ये किसी ने बताया नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर्स निकालना हमारे लिए जरा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफाई करेंगे 40 और 8 को इंटरनली, और फिर लेंगे स्क्वायर या क्यूब, जो भी आपकी पावर हो वो आपने सिंप्लीफिकेशन के बाद लेनी होती है, सो दैट द नंबर्स आर इजियर टू कैलकुलेट। तो अब 40 और 8 को जब सिंप्लीफाई किया है, वी आर रिड्यूस्ड विद 5 ओवर 1। 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 1 को आप रिमूव कर देंगे, रह जाएगा आपके पास 5। साथ में करेंगे स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। नाउ यू जस्ट नीड टू टेक a टू द अदर साइड। a ले जाएंगे आप 25 के पास, ये हो जाएगा 25a, और फिर आपने a फाइंड करना है बाय डिवाइडिंग 125 विद 25। आंसर आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप एवरीवन इज परफेक्टली क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इसके कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी किए थे मैंने,
और आप लोगों से भी करवाए थे, तो उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली वॉल्यूम की तरफ आ गए हैं, सो दैट वी जस्ट क्विकली गेट अ रीकैप ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, और फिर हमें स्टार्ट करना है कॉन्ग्रुएंसी। तो अब आ गए हैं हम थर्ड फार्मूला की तरफ, जो कि रिलेट करता है वॉल्यूम से। अगेन लेफ्ट साइड पर L1 ओवर L2 फिक्स्ड है, राइट साइड पर अब क्योंकि आप वॉल्यूम के साथ डील कर रहे हैं तो वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा, इट वुड बी V1 डिवाइडेड बाय V2। लेकिन प्रॉब्लम अगेन एक ये है कि वॉल्यूम का यूनिट होता है सीएम क्यूब या मीटर क्यूब, तो हमारे पास जो लेंथ है वो तो सेंटीमीटर्स में होती है, तो हमने यूनिट्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर लगाना है क्यूब। ऊपर क्या लगाना है? क्यूब लगाना है। जैसे ही हम क्यूब लगाएंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज गोइंग टू बी L1 डिवाइडेड बाय L2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू V1 ओवर V2। तो ये हमारे पास एक थर्ड फॉर्मूला है। अगेन लॉजिक वही है जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूलाज में थी। लेफ्ट साइड पर आपने L1 ओवर L2 फिक्स किया हुआ है, राइट साइड पर आप लगाते हैं अपनी अननोन क्वांटिटीज के हिसाब से नए नए रेशियोज। नाउ वी हैव गॉट आवर फर्स्ट शेप ओवर हियर having length of 20 and volume of 64, while the second shape is having a length of 10 and the volume is unknown। तो अब आपने लगानी है वैल्यूज रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे और करना है सॉल्व, जस्ट लाइक वी डिड विद एरियाज रेशो। तो एरिया के रेशो में जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई द ब्रैकेट्स एंड देन टेक द पावर्स। तो जब पावर्स लेंगे आप तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 8 टाइम्स v इज इक्वल्स टू 64, और साथ में आपका फाइनल भी आंसर आ जाएगा एज 8। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपने अगर यूनिट गिवन है तो लाजमी यूज करना है। जैसे हमें वॉल्यूम का यूनिट यहाँ गिवन था एज सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने फाइनल आंसर में भी यूनिट लाजमी लिखना है। नाउ वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, और यहाँ पर हमारा जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो हो गया है कंप्लीट। एक फॉर्मूला और है जो कि आज तक यूज नहीं हुआ है लेकिन सिलेबस का पार्ट है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इट्स द मास रेशो। ये हमारा फॉर्मूला मास से रिलेटेड है। इट इज L1 ओवर L2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू M1 ओवर M2। नाउ द गुड थिंग इज कि मास के रेशियो में हमारे पास जो यूनिट्स हैं और जो फॉर्मूला के लेफ्ट साइड्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं टू द वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम रेशियो से बिल्कुल सेम है हमारा लेफ्ट साइड, और ये पूरा फॉर्मूला या जो पूरी हमारे पास रेशियोज हैं ये एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम डील कर रहे थे वॉल्यूम्स के साथ। तो वॉल्यूम्स वाले कॉन्सेप्ट को ही हम यहाँ पर रेप्लिकेट करते हैं, एंड देयर इज नथिंग डिफरेंट विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ये फॉर्मूला आज तक असेस नहीं हुआ है लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर टुडे विच इज कॉन्ग्रुएंसी। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द कोर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? एनीवन? So we can say that congruent are figures with same shape and same size. With same shape and same size. तो सिमिलर फिगर्स में हमारे पास साइज डिफरेंट था, शेप सेम था, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या हो जाएगा? साइज और शेप दोनों सेम हो जाएंगे। सिमिलर में शेप सेम था, साइज डिफरेंट था। कॉन्ग्रुएंट में शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी या इस कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट कर देते हैं और गलत कॉन्सेप्ट्स लिखकर आ जाते हैं। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर exactly same identical shapes, like बिल्कुल mirror images होते हैं एक दूसरे के। so like if I have a triangle over here and I have another duplicate triangle right beside it,
तो इन दोनों शेप्स को, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे कॉन्ग्रिगुएंट। अगर इनमें एक माइन्यूट डिफरेंस भी आपको नजर आएगा तो वो आपका एक डिफरेंट शेप बन जाएगा, एंड दैट वुड बी अ डिफरेंट नॉन कॉन्ग्रिगुएंट शेप। Like these two triangles right here are having same geometrical shape. इनका geometrical shape same है, both of them are right angle triangles, लेकिन condition जो second वाली थी वो यहाँ पर fulfill नहीं हो रही। The second condition was that their sizes must be exactly same. Sizes का भी same होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पर fulfill नहीं हो रहा। So these two shapes cannot be considered as congruent. अब क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये दोनों शेप्स सिमिलर हैं या नहीं? Are these two triangles similar or they aren't? Anyone? Exactly, very good, Huda. They are similar but not congruent. So we can say that these two triangles are identical in terms of their geometrical properties. Geometrical terms में ये same है, लेकिन इनके जो sizes हैं वो different हैं. So we would consider them to be similar but would not consider them to be congruent. तो ये similar तो हो सकते हैं लेकिन congruent नहीं हो सकते. Now moving forward, we have some properties related to congruency. तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है साइड साइड साइड, जिसको हम SSS प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी में हम चेक करते हैं ट्राइंगल्स को या डिफरेंट शेप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, वेदर दे आर सिमिलर और दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम साइजेस जो होंगे उनके हिसाब से चेक करेंगे शेप्स को, whether they are congruent or not. तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों का डिफरेंस आपको पहले तो समझ में आ चुका है। अब हमने चेक ये करना है कि ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज दे आर ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल। तो सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट में से कुछ एक तो इन्होंने होना ही है। नाउ द SSS property will deal with such marks on the shapes. तो शेप्स के ऊपर कुछ इस तरीके के लगे होंगे मार्क्स, and now we need to see whether these two shapes are geometrically same and they are in terms of size same as well or they aren't. ये हमें चेक करना है। तो geometrically same तो ये हैं, they are geometrically same. Now if we talk about their size, so first of all we need to understand a thing कि ये जो marks लगे हुए हैं different, इन marks का मतलब क्या है? So first of all we have a single dash over here and a single dash over here. इसका मतलब ये है that these two sides are same in size. इन दोनों sides की जो length है वो exactly same है। ये mark हमें बता रहा है कि दोनों जो sides हैं आपकी वो exactly same है। Now the same goes with these two marks. यहाँ पर हमारे जो दो marks हैं ये हमें बता रहे हैं कि हमारी जो लेंथ्स हैं, जो हमारी डायमेंशंस हैं, दे आर आइडेंटिकल एज वेल। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे भी सेम मार्किंग्स हैं। नाउ द लास्ट वन इज अ ट्रिपल मार्क राइट ओवर हियर। तो एक 3 लाइन मार्क लगा हुआ है दोनों साइड्स पे, एंड वी वुड अगेन कंसीडर देम टू बी सेम बिकॉज ऑफ देयर इक्वल मार्किंग्स। तो अब मुझे पता ये चला है कि मेरी फर्स्ट साइड सेम है ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ शेप्स, सेकंड साइड भी सेम है ऑन बोथ शेप्स, और थर्ड साइड भी सेम है ऑन बोथ शेप्स। सो वी वुड से दैट दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। तो ज्योमेट्री में भी सेम थे और साइज में भी एग्जैक्टली सेम है। दिस वुड प्रूव दैट योर शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट by the property of SSS.
तो SSS की प्रॉपर्टी से ये तीनों जो साइड्स थी वो हो गई हैं सेम, और हमारे जो शेप्स हैं उनको हमने कह दिया है कॉन्ग्रीगुएंट. नाउ वी आर गोइंग टू डू अ सिमिलर एग्जांपल over here. Now we have a single mark over here and over here, while there's a double mark on the right side on first shape. Second shape में left side पर आ गया है double mark, जबकि हमारा ट्रिपल मार्क एक शेप में है लेफ्ट साइड पर और दूसरे शेप में आ गया है राइट साइड पर. सो दीज आर दी मार्किंग पोजीशंस. अब प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये आता है यूजुअली स्टूडेंट से, दैट इज इट लाइक अ कॉन्ग्रीगुएंट पेयर, क्या ये कॉन्ग्रीगुएंट पेयर है, क्योंकि हमारी जो पोजीशंस हैं मार्किंग्स की वो डिफर कर रही हैं, दे आर डिफरेंट. सो वी वुड चेक फॉर दी पोजीशंस. Now, the first pair is exactly same on the basis of marking as well as position. तो इनकी position भी same है, they are both at the bottom, और दोनों ही lengths exactly same है because of them having a single mark. अब आ जाते हैं हम double mark पे. So we have a double mark over here and a double mark over here. तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डबल मार्किंग तो है बट देयर पोजीशंस आर डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट हो चुकी है. तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारी जो साइड्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, ऑल्दो देयर पोजीशंस आर डिफरेंट बट देयर साइज इज एग्जैक्टली सेम. तो हम इन दोनों को भी सेम कंसीडर कर लेंगे, इक्वल कंसीडर कर लेंगे. द कंसीडरिंग पॉइंट ओवर हियर इज कि आप जब भी कभी लेंथ के हिसाब से डील कर रहे होते हैं तो पोजीशंस मैटर नहीं करती. द पोजीशंस कुड बी वेरीड, लाइक अगर आपकी साइड जो है वो लेफ्ट से राइट पे फ्लिप हो चुकी है या टॉप से बॉटम पे आ चुकी है तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. सो वी हैव गॉट अ डबल मार्किंग ओवर हियर एंड वी विल कंसीडर इट टू बी फाइन एंड ओके. द थर्ड वन इज ओवर हियर. यहाँ पर हमारे पास लगे हैं 3 मार्क्स और पोजीशंस हो गई हैं डिफरेंट. सो विल वी कंसीडर देम टू बी सेम या इसको हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे? Is it okay? Positions are different, but the length are same. Yes, can any one of you tell me? Is it considerable या इसको हम ignore कर देंगे, wrong consider करेंगे? The positions are different. Will this pair be considered congruent? या इसको हम congruent consider नहीं करेंगे? Yes, we will consider them to be congruent. तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्ग्रीगुएंट पेयर. और अब हमें पता ये चला है कि हमारी जो साइड्स हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं ऑल्दो दे हैव अ चेंज इन देयर पोजीशन. तो पोजीशन का चेंज इतना मैटर नहीं करता है, और अगर आपकी डायमेंशन सेम आ रही हैं तो आप उसे सेम कंसीडर कर लेंगे. सो वी विल कंसीडर दिस शेप टू बी ज्योमेट्रिकली सेम एज वेल एज सेम इन साइज एज वेल. तो आपके पास ये भी एक कॉन्ग्रीगुएंट पेयर है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ SSS. Now I'm going to give you a triangle pair. You guys need to tell me whether these two triangles are congruent or they are not. Yes, can any one of you judge? Yes, are these two triangles congruent or they are not? Very good, Vardha. They are not congruent. The condition is that we have a single mark over here and a single mark over here. Now this pair is okay. इसको आप सही consider करेंगे. Then moving forward, we have a double mark over here
but we don't have any double mark over here. हमारे पास कोई डबल मार्क नहीं है. Then moving forward we have a triple mark over here and a triple mark over here. तो हमारे पास सेकंड साइड भी सेम आ गई है, लेकिन जो आपका थर्ड साइड पेयर होना था वो अब डिफर कर गया है, जिसकी वजह से आपकी जो शेप्स हैं या आपकी जो पेयर्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट कंसीडर नहीं होंगे. ऑल्दो दे आर कंसीडर्ड ज्योमेट्रिकली एज सेम, बट दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर साइजेस. तो साइज डिफरेंट हो गया है, जिसकी वजह से हम कहेंगे दैट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. I hope every one of you is perfectly clear with the first condition. अब चलते हैं second condition पे, जो कि relate करती है with side angle side. Now this is SAS property, और यहाँ पर हमारे पास positions भी काफी important हो जाती हैं, because the thing over here is कि आपने जो भी साइड्स मार्क करनी है वो एंगल के साथ कोरिलेशन में होनी लाजमी है. लाइक इफ आई हैव अ ट्रायंगल ओवर हियर एंड आई हैव अनदर ट्रायंगल ओवर हियर, और हमने इन दोनों ट्रायंगल्स की कुछ पोजीशंस मार्क की हैं लाइक दिस, एंड वी हैव मार्क्ड एन एंगल लाइक दिस. अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसे हैं कि आपके पास एंगल पे भी सिंगल या डबल मार्क्स आना शुरू हो चुके हैं. लाइक ओवर हियर वी हैव अ सिंगल मार्क ऑन दी एंगल. तो हम इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कंसीडर कर लेंगे. साथ में आपकी जो साइड्स हैं उनको भी आपने कंसीडर करना है. सो ओवर हियर राइट इन फ्रंट ऑफ द एंगल वी हैव अ सिंगल डैश. एंगल के बिल्कुल सामने आपके पास सिंगल डैश मार्क्ड है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ दूसरे साइड पे भी आपके पास एंगल के सामने सिंगल डैश होना चाहिए. डू वी हैव अ सिंगल डैश? नो वी डोंट. हमारे पास सिंगल डैश यहाँ पर नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है. एंगल्स के प्रेजेंस में हमारी जो पोजीशंस हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. लाइक एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एंगल अगर आप देखेंगे तो आपकी साइड्स की मार्किंग आइडेंटिकल होना लाजमी है. साइड 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 प्रॉपर्टी में आपने जब डिफरेंट कर लिया था पोजीशंस को तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आप पोजीशंस को डिफरेंट नहीं कर सकते. एंगल के सामने वाली पोजीशंस डिफरेंट नहीं हो सकती. तो आप इसकी एक रेलेवेंट एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाए. Like if I have a triangle over here and I have another identical triangle right beside it, यहाँ पर हमारे पास मार्क है अपना पहला एंगल, और यहाँ से हमने मार्क किया है अपना दूसरी साइड का एंगल. Now the examiner is saying that you have got both of these angles as same, and you have a single dash over here and a single dash over here as well. Then you have a double dash at the bottom. अब एग्जामिनर ने हमें ये कहा है कि हमारे पास सिंगल डैश मार्क्ड है राइट ओवर हियर. तो अब मुझे क्या कंसीडर करना है? मुझे एंगल्स को भी कंसीडर करना है. सो इफ यू सी इन द फर्स्ट शेप यू हैव द एंगल ओवर हियर, और एंगल के सामने कोई मार्किंग नहीं है, जबकि यहाँ पे आपके पास एंगल के सामने सिंगल मार्क आ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कंसीडर नहीं कर सकते. लेकिन अगर मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, दैट आई मार्क a single dash over here and again in front of the angle I have got no markings at all, तो अब हम इन दोनों एंगल्स को सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट कंसीडर कर सकते हैं. ये सेम कंसीडर हो जाएंगे because both of these angles are not having any side being marked in front of them. तो हम इन दोनों एंगल्स को सही कंसीडर करेंगे. Then if we look onto these sides, तो
तो ये दोनों साइड्स भी अब कॉन्ग्रीगेंट कंसीडर हो जाएंगी क्योंकि इनके सामने कोई एंगल मार्क नहीं है, यहाँ पे कोई एंगल मार्क नहीं है, जिसकी वजह से हम इन दोनों सिंगल डैश साइड्स को कॉन्ग्रीगेंट कंसीडर कर लेंगे। नाउ लास्टली वी हैव अ डबल डैश एट द बॉटम which is also considered to be fine। तो हमारे पास इन टोटल तीन पेयर्स बन चुके हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफ एंगल, द सेकंड वन इज ऑफ सिंगल डैश एंड द थर्ड वन इज ऑफ डबल डैश। तो हमारी तीनों जो चीजें थी वो प्रॉपरली कॉन्ग्रीगेंट हो गई हैं। सो वी कैन से that this shape is geometrically congruent as well as on the basis of size। तो ये हमारे पास एक congruent pair आ गया है by the property of SAS, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने इसे कॉन्ग्रीगेंट प्रूव कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर सिमिलर एग्जांपल, वी हैव अ ट्रायंगल राइट ओवर हियर एंड अ ट्रायंगल ओवर हियर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास ड्रॉन है। द एग्जामिनर इज सेइंग दैट यू हैव एन एंगल ओवर हियर विद अ सिंगल मार्क एंड एन एंगल विद अ सिंगल मार्क एज वेल। फिर हमारे पास मौजूद हैं सिंगल डैश और साथ में डबल डैश साइड्स पर मौजूद हैं। नाउ कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी वेदर these two triangles are to be considered congruent or not? क्या इन्हें congruent consider किया जाएगा या नहीं? और अगर congruent consider करेंगे तो साथ में आपने प्रॉपर्टी भी बतानी है, all of you। SAS congruent, वेरी गुड होगा। तो हमारे पास ये congruent पेयर आ चुका है by the property of SAS। like we have an angle over here and an angle over here। साथ में एंगल के बिल्कुल सामने आप देखें तो आपको नजर आएगा एक सिंगल डैश on both shapes। so we have the shapes going fine until here क्योंकि हमारे पास एंगल्स भी मार्क्ड हैं और एंगल्स के सामने जो सिंगल डैश साइड्स हैं वो भी करेक्ट पोजीशंस पर लोकेटेड है। लास्टली वी हैव अ डबल डैश ऑन बोथ शेप्स। तो हमारे पास एंगल सेम आ चुका है, एंगल के सामने साइड भी सिंगल डैश वाली हैं और सेम पोजीशंस पर हैं। एंड थर्डली वी हैव अ डबल डैश ऑन बोथ ट्रायंगल्स। so we can say that yes, these two shapes are congruent by the condition of SAS। तो ये ज्योमेट्रिकली congruent हैं और साथ में साइज में भी congruent हैं by the property of SAS। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ विच इज एंगल एंगल साइड। okay, so this is AAS property and it's related to two angles and one side। तो अब यहाँ पर हम डील करेंगे दो एंगल्स और एक साइड के साथ। तो टोटल तीन ही चीजें हमें मेंशन करनी है यहाँ पर भी, लेकिन दो एंगल्स होंगे और एक होगा हमारा साइड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। so you will be having a triangle right here and another similar triangle right beside it। और यहाँ पर हमारे पास मार्क्ड है एक सिंगल एंगल और साथ में हमारे पास है एक डबल एंगल राइट ओवर हियर। on the other triangle we also have a similar marking और साथ में हमें जो साइड है उसका बहुत ध्यान रखना है। so we have got a single dash over here and a single dash over here। तो अब प्रॉब्लम अगेन वही है जो SAS में थी, that the sides should be in correspondence with the angle। एंगल के साथ रिलेट करना जरूरी है साइड का। like if you see over here आपके पास एक डबल डैश एंगल है
और उसके सामने मार्क्ड है आपकी साइड। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है एक सिंगल मार्किंग वाला एंगल और उसके सामने गिवन है हमें सिमिलर साइड। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो साइड है वो एंगल्स के साथ कोरिलेट नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम इसे कॉन्ग्रीगुएंट नहीं कह सकते। नाउ I'll just do a simple change and bring the single dash over here. क्या अब आप में से कोई बता सकता है whether these two shapes are congruent or not? क्या ये अब congruent है या नहीं? Yes, anyone of you? Very good. So we have a single dash over here and a single dash over here. हमारे पास जो एंगल है वो सिंगल साइड एंगल था, लाइक सिंगल मार्किंग थी, उसके सामने जो आपकी साइड्स हैं वो ओपन है, उन पे कोई मार्किंग नहीं है, which means that our angle pair over here is congruent. ये हो गया है congruent। साथ में आपके पास आ गया है एक डबल डैश वाला एंगल या डबल मार्किंग वाला एंगल, ये भी ओके है। और साथ में हमारे पास है एक लेंथ राइट ओवर हेयर। अब लेंथ को अगर आप गौर से कंसीडर करें तो आपको नजर आएगा कि आपकी जो लेंथ है वो अब आ गई है डबल एंगल के बिल्कुल सामने। डबल एंगल के बिल्कुल सामने आ चुकी है आपकी लेंथ, तो इसको आप कंसीडर करेंगे एज कॉन्ग्रीगुएंट बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन। अब इसको आप कॉन्ग्रीगुएंट कंसीडर कर लेंगे क्योंकि अब दोनों ही जगहों पर, दोनों ही शेप्स में आप देखेंगे कि डबल डैश के बिल्कुल सामने मौजूद है आपकी साइड, विच मीन्स दैट इट इज इन रिलेशन टू दी अदर साइड, लाइक ये एक दूसरे के साथ अब रिलेशन में आ चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर पोजीशन। सो वी वुड से दैट यस, these two shapes are now congruent because of angle side। तो एंगल साइड की वजह से ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रीगुएंट पेयर बिकॉज दे आर सेम इन ज्योमेट्री एज वेल एज साइज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ AAS। तो कुछ इस तरीके से हमने कॉन्ग्रीगेंसी का चेक रखना है। एक दो एग्जांपल्स और करेंगे, उसके बाद चलेंगे लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सो वी हैव अ ट्राइंगल ओवर हियर एंड अ ट्राइंगल ओवर हियर। साथ में हमारे पास यहाँ पे मार्क्ड है एक सिंगल डैश एंड अ सिंगल डैश ओवर हियर एंड वी हैव अ डबल डैश राइट हियर एंड अ डबल डैश हियर। तो एंगल्स मार्क्ड है हमारे पास। अब हमें दिया गया है एक सिंगल डैश राइट एट दिस साइड। तो अब आप लोगों में से कोई बता सकता है whether these two shapes are congruent or not? Nabiha, I'm not listening anything from you. Are you getting the concepts? कोई problem, कोई query, anything to ask? Okay, so we have got our first answer that yes, these two shapes are congruent. अब जरा समझ लेते हैं कि ये congruent है या नहीं, और अगर congruent हैं तो property क्या है। So first of all, we have got our single marking angle, single mark वाला angle हमारे पास है, which is okay, which is fine. Then we have our double mark angle right over here. ये भी ओके है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं साइड पे, क्योंकि सारे मसले किसके साथ हैं, साइड के साथ हैं। अब साइड को अगर आप चेक करें तो साइड मौजूद है इन फ्रंट ऑफ सिंगल डैश एंगल। सिंगल मार्किंग वाला जो एंगल था उसके सामने मौजूद है साइड इन द फर्स्ट ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल में भी अगर आप कंसीडर करें तो आपका जो साइड है, तो जो आपकी लेंथ है वो मार्क्ड है इन फ्रंट ऑफ सिंगल मार्किंग, सिंगल मार्किंग के सामने मौजूद है, जिससे कि प्रूव होता है दैट आवर ट्राइंगल्स ओवर हियर आर परफेक्टली कॉन्ग्रीगुएंट। ये कॉन्ग्रीगुएंट प्रूव हो चुके हैं क्योंकि हमारी जो पोजीशंस हैं साइड्स की वो एग्जैक्टली सेम आ रही हैं। नाउ वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर चलेंगे लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ।
So they are geometrically same and they are same in terms of size as well by the property of AAS. Now the last question is on you guys. ये मैं explain नहीं करूंगा, ये आप लोगों ने खुद try करना है और देखना है whether you are getting the correct answer or not. Okay, so are these two shapes congruent or not? They are not congruent. Very good. ये congruent क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर sides को check करें तो आपकी side in the first triangle is in front of single mark. Single mark angle के सामने मौजूद है आपकी side और यहाँ पर अगर आप notice करें तो आपकी side आ गई है double mark के सामने. Now the side is in front of a double marked angle. तो डबल मार्क्ड एंगल के सामने अगर आपकी साइड आ जाएगी तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया है पोजीशंस का, विच मींस दैट दे आर नॉट कॉन्ग्रीगेंट इन द करंट स्टेट. लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं पोजीशंस को एंड आई ब्रिंग माय मार्किंग ओवर हियर, तो अब आप में से कोई बता सकता है वेदर दीज टू शेप्स आर कॉन्ग्रीगेंट और नॉट? आर दे कॉन्ग्रीगेंट नाउ? नो, वेरी गुड. ये अभी भी कॉन्ग्रीगेंट नहीं है. रीजन क्या है? बिकॉज इफ वी सी ओवर हियर तो डबल एंगल के सामने हमारी जो साइड है वो अभी भी एम्प्टी है. इन द फर्स्ट ट्राइंगल वी डोंट हैव एनी मार्किंग इन फ्रंट ऑफ द डबल एंगल. डबल एंगल के सामने कोई मार्किंग नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारे पास डबल एंगल के सामने ही मार्किंग है. तो ये एक प्रॉब्लम है अभी भी. तो अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं एंड लेट्स सी इफ यू पीपल आर एबल टू गेट इट. नाउ वी हैव द मार्किंग्स राइट ओवर हियर. क्या अब ये कॉन्ग्रीगेंट है? आर दे कॉन्ग्रीगेंट नाउ? यस, दे आर कॉन्ग्रीगेंट. वेरी गुड हुदा. द रीजन इज कि हमारी जो साइड्स हैं वो अब आ गई हैं इन बिटवीन दीज टू एंगल्स. नाउ द साइड्स आर in between these two angles, which means that they are currently in the same position. Like अगर आप इनके सामने देखेंगे so you don't have any angle marked over here. कोई एंगल मार्क नहीं है दोनों ही केसेस में, which means that both of these lines are present at the same position. ये सेम पोजीशन पर हैं और इनके सामने कोई एंगल मार्क नहीं है, तो एंगल की टेंशन भी खत्म हो गई और पोजीशन भी करेक्ट आ चुकी है. So this is how you would suggest the congruency on the basis of side, angle and angle. तो दो एंगल्स और एक साइड के साथ आप कुछ इस तरीके से जज करेंगे. और अब आ जाते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज RHS. तो RHS की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज and side. So right angle is represented by R, then hypotenuse is represented by H और side के लिए यूज करते हैं S. So it is RHS. तो RHS प्रॉपर्टी काफी इजी है और काफी स्ट्रेट आंसर्स आते हैं, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं होती. You have a right angle triangle first of all. आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं और इन राइट एंगल ट्राइंगल्स में आपके पास एक 90 डिग्री मार्क्ड होता है लाइक दिस.
Then you have the hypotenuse as same as well. Hypotenuse same होना चाहिए with same markings. Markings का भी same होना जरूरी है, और एक second side same होगी with the same number of markings. So as you can see over here, you have 90 degree right on both sides. दोनों ही shapes में 90 degree marked है. उसके बाद आपके पास hypotenuse भी same markings के साथ है. Both of the hypotenuse are having a single mark. And finally we have a double dash over here. और ये double dash हमें दिखा रहा है कि हमारी जो shape है वो exactly congruent हो गई है by the property of RHS. तो आपके पास right angle same है, hypotenuse में marking same है, और आपकी जो third side है वो भी same markings के साथ है. Now we will do another example. So these two shapes are congruent on the basis of RHS since they are having same geometry and same size. तो एक एग्जाम्पल और करेंगे, फिर मूव होंगे हम पास्ट पेपर्स की तरफ. So we have our 90 degree marked over here. We have our labels marked like this. So can any one of you tell me whether these two shapes are congruent or not? क्या ये congruent हैं या नहीं? Any one of you? Are these two shapes congruent? No, they are not congruent. Very good. Reason ये है that if you see, you have a single mark on the hypotenuse in first shape, जबकि second shape में अगर आप hypotenuse देखें तो आपके पास आ चुके हैं double markings. तो double markings गलत पोजीशन पर हैं, या आप कह लें कि जो hypotenuse है उस पे same count of markings नहीं है, जिसकी वजह से आपके shape दोनों जो मौजूद हैं वो congruent नहीं होंगे. But in case if I change it a bit, और अब अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, so now can any one of you tell me whether these two shapes are congruent or not? क्या अब ये congruent हैं या नहीं? Yes, they are congruent. So we have a 90 degree angle over here. 90 degree हमारे पास right angle आ चुका है. Then we have hypotenuse on both triangles with same markings. Hypotenuse पे marking same है. And finally we have a side marked over here जिसपे same count आ रहा है for the markings. तो हमारे पास markings अब exactly same है और उनकी position भी बिल्कुल correct है, which means that these two shapes are congruent because they are same in geometry and they are same in size as well by the property of RHS. तो अब हमारे पास RHS की प्रॉपर्टी से ये शेप या ये पेयर्स हो गए हैं कॉन्ग्रीगेंट, और यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ पास्ट पेपर्स कवर करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड दीज टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रीगेंसी. आज के लिए रखते हैं इतना ही. इंशाल्लाह आप लोगों को पास्ट पेपर्स और नोट्स साथ में रिकॉर्डिंग्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे इंशाल्लाह बाय टुनाइट. और आप लोगों के 12 चैप्टर्स हो गए हैं कंप्लीट ओवर हियर. तो अब एक बुरी खबर ये है कि टेस्ट ड्यू हो चुका है और आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो कुछ छुट्टियों पर गए हुए हैं क्योंकि मिड्स चल रहे हैं. तो जब वो वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हमने रखना है टेस्ट. और तब तक के लिए आप लोगों को अल्लाह हाफिज. ट्यूसडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी और ट्यूसडे को थोड़े से पास्ट पेपर भी कर लेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज.